बार फिर से स्वागत है करते हैं आप लोगों का अपने इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 है, ठीक है। 12 फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर आपका कितना है? चैप्टर 3 है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न इसका है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक से आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। कोई भी चालक हो उससे जो है अगर आवेश प्रवाह होता है तो उसको जो है विद्युत धारा बोला जाता है। विद्युत धारा जो है अदिश राशि होता है। विद्युत धारा कौन सा राशि होता है? तो विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा को जो है आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? तो विद्युत धारा को जो है आई से सूचित किया जाता है। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर Q/T होता है। आई बराबर क्या होता है? Q/T, या फिर आई बराबर NE/T होता है। आई बराबर क्या होता है? NE/T। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है NE, ठीक है। Q बराबर होता है NE। इसलिए यहाँ पर जो है Q का मान अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? NE/T हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका SI यूनिट जो है एम्पियर होता है या फिर CS इन्वर्स, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका जो है डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? इसका डायमेंशनल सिंबल जो है A होता है। इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? A होता है। आपको इतना याद रखना है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। किसी चालक से आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। आई बराबर Q/T या फिर आई बराबर NE/T होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर तथा इसका डायमेंशनल सिंबल A होता है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, धारा घनत्व क्या है? विवेचना करें, ठीक है। बोल रहा है धारा घनत्व क्या है? विवेचना करें। धारा घनत्व तो देखिए, किसी तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह जो है धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व सदिश राशि होता है। पूरा किसी तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि होता है, ठीक है। धारा घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? तो धारा घनत्व को जो है J से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? J से सूचित किया जाता है, ठीक है। और धारा घनत्व बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I/A, ठीक है। I बराबर A या फिर J बराबर I/A cos थीटा लिख सकते हैं। J बराबर I/A या फिर J बराबर क्या लिख सकते हैं? I/A cos थीटा लिख सकते हैं। इसको जो है अगर सदिश रूप में देखा है, ठीक है। इसको जो है अगर वेक्टर में देखा है तो क्या हो सकता है? अगर इसको वेक्टर में दिखाया जाए, ठीक है, अगर इसको वेक्टर में दिखाया जाए तो हो जाएगा क्या? वेक्टर J बराबर क्या हो जाएगा? I बटा वेक्टर A। वेक्टर J बराबर क्या हो जाएगा? I बटा वेक्टर A, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो है SI यूनिट देखते हैं। SI यूनिट जो है AM इन्वर्स 2 होता है। SI यूनिट इसका क्या होता है? AM इन्वर्स 2। SI यूनिट AM इन्वर्स 2 होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र जो है AL इन्वर्स 2 होता है। AL इन्वर्स 2। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग। इसको इंग्लिश में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्कर के बीच औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। हो रहा है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्कर के बीच औसत वेग को अनुगमन वेग कहता है, ठीक है। इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। अनुगमन वेग को किससे सूचित किया जाता है? तो VD द्वारा जो है अनुगमन वेग को सूचित किया जाता है। इसके बाद जो है क्रांतिकाल। क्रांतिकाल का भी डिफिनेशन सेम टू सेम। आपको बस इतना याद रखना है क्रांतिकाल के लिए कि आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्कर के बीच औसत जो वेग है ना, औसत वेग को क्या बोला जाता है? औसत वेग को जो है बोला जाता है अनुगमन वेग, ठीक है। और वहीं यहाँ पे रहता है औसत समय। वेग ना रहकर यहाँ पे क्या होता है? समय रहता है। औसत समय को क्या कहा जाता है? तो क्रांतिकाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा है इसका। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्कर के बीच औसत समय को जो है क्रांतिकाल कहा जाता है। इसे टॉर्क द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। क्रांतिकाल को किससे सूचित किया जाता है? टॉर्क द्वारा। और जो है अनुगमन वेग को किससे सूचित किया जाता है? तो VD द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये जो है VB है, ये ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम ये जो आप 10th में ही पढ़े होंगे ना, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया, ठीक है। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे जो है ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओम के नियम के अनुसार, ठीक है।
तो ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत धारा कैसा होता है, समानुपाती, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। ठीक है, भी किसके समानुपाती होते हैं, आई के। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसको जो है आर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, भी बराबर क्या होता है, आर आई। भी बराबर हो जाता है आर इंटू आई। ठीक है, तो इसको सजाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर आई इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, भी बराबर आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, जहाँ आर एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे जो है चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसका जो है अगर आप बनाना चाहिएगा कुछ फिगर तो कुछ इस तरह से इसका जो है सारणी बन जाएगा ना, आर एक बन जाएगा। ये आई है और ये जो है भी को सूचित कर रहा है और ये आपका क्या है, आर है, प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। गतिशीलता यानी मोबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, गतिशीलता या फिर मोबिलिटी। तो देखिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में बोल रहा है, ठीक है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र को किसे सूचित करते हैं, इसे। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को किसे सूचित किया जाता है, भीडी से। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। इसे गतिशीलता को किसे सूचित किया जाता है, तो म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक जो है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसको जो है प्रतिरोध कहते हैं। बोला किसी चालक का वह गुण जिसके कारण चालक जो है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, मतलब कोई भी चालक हो जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को किसे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किसे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल का बात करें हम लोग, सिंबल, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, इसको जो है आर बोला जाता है, यहीं जो है इसका सिंबल है। ठीक है, और बात करते हैं आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर वी बाई आई होता है। आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। ठीक है, वी बाई आई होता है, या फिर आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या हो जाता है, रो। ठीक है, रो इंटू एल बाई ए, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके एसआई मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, और इसका जो है बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र का बात करें तो MLTA। ठीक है, MLTA 1131 यानी 1232। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और लास्ट दुगो में क्या होता है, माइनस होता है, यानी 1 2 3 2 लास्ट दुगो माइनस, 1 2 3 2 लास्ट दुगो में माइनस होता है। इसका जो है क्या है, बीमीय सूत्र है, यानी डायमेंशनल फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। बोल रहा है संचायक सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। यहाँ पे संचालक हो गया है, इसको जो है संचालक ना बोल के संचायक बोलिएगा। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो देखिए, द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, द्वितीय जो सेल होता है उससे उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसलिए जो है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। किसी प्रारूपी अर्धचालक के लिए तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोधकता के बदलाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर। ग्राफ द्वारा बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ तो डिफिनेशन बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए, किसी चालक में प्रति एकांक धारा घनत्व में विद्युत क्षेत्र को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। देखिए, किसी चालक में प्रति एकांक धारा घनत्व में विद्युत क्षेत्र को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आर समानुपाती किसके होता है, एल बाई ए के। आर किसके समानुपाती होता है, एल बाई ए के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो क्या आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो रोह एक नियतांक आता है। ठीक है, रोह एक क्या आता है, नियतांक, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रोह। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, रोह इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, यहाँ पे है। इसको इक्वेशन 1 माना गया है। इसका ग्राफ बोल रहा था ना, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर और इधर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है समीकरण 1 से,
यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से जो है क्या था, आर बराबर क्या था, रो इंटू एल बाई ए था। समीकरण 1 में आर बराबर रो इंटू एल बाई ए था, ठीक है। तो अगर रो का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, ठीक है। रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। अब इसका बात करते हैं एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र जो है MLTA, इसका बीमीय सूत्र MLTA 1332, ठीक है। 1332 लास्ट दो में क्या होता है, माइनस होता है। आप बस इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चालकत्व या फिर कंडक्टेंस। चालकत्व या फिर कंडक्टेंस। तो किसी चालक में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध के आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यह जो है अदिश राशि होता है जिसे जी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। चालकत्व किससे सूचित किया जाता है, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर जो है आई बाई आर होता है। जी बराबर क्या होता है, आई बाई आर। जी बराबर होता है आई बाई आर। इसका जो है एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई यूनिट जो है, इसका एसआई यूनिट ओम इनवर्स या फिर साइमन यानी एस होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या फिर साइमन एस से जो है साइमन को इंडिकेट किया जाता है। और इसका जो है बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला बोले तो MLTA, ठीक है। 1232 इसमें भी याद रखना है क्योंकि प्रतिरोध का क्या होता है, MLTA, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है, 1 2 3 2 यानी 1232 होता है ना। और लास्ट दो में माइनस होता है प्रतिरोध में, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट दो में माइनस होगा, इसमें जो है फर्स्ट दो में माइनस हो जाएगा। चालकत्व जो है क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जब प्रतिरोध में जो है 1232 लास्ट दो में माइनस रहता है ना, तो इसमें जो है फर्स्ट दो में माइनस हो जाएगा, फर्स्ट दो में माइनस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालकता या फिर कंडक्टिविटी। चालकता या फिर कंडक्टिविटी। किसी चालक में प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता। वहाँ पर था किसी चालक में जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, तो चालकता कहा जाता है। इसे जो है सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। चालकता को किससे सूचित किया जाता है, तो सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर जो है आई बाई रो होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, आई बाई रो होता है। जिसका जो है एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। या फिर जो है SM इनवर्स बोल सकते हैं यानी साइमन मीटर पर सेकेंड, SM इनवर्स। और इसका बीमीय सूत्र जो है, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या था, MLTA 1332 था ना, 1332 लास्ट दो माइनस था, ठीक है। ये जो है किसका है, तो ये जो है आपका, एक सेकेंड रुकिए, ये जो है आप कुछ इस प्रकार था, लास्ट दो माइनस था, तो ये किसका है, प्रतिरोधकता का है, ठीक है। और वहीं जो है चालकता का पूछे तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम जब होगा तो ये दोनों माइनस कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। जो लास्ट में दो माइनस था वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। अगला प्रश्न है सीबेक प्रभाव क्या होता है। बोल रहा है सीबेक प्रभाव क्या होता है। तो सीबेक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत चालकों या फिर अर्धचालकों के बीच तापमान का अंतर जो है दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर उत्पन्न करता है। सीबेक प्रभाव जो है एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत चालकों या फिर अर्धचालकों के बीच तापमान का अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर उत्पन्न करता है। बस इतना ही याद रखना है। ये जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो सीबेक प्रभाव क्या है, ये जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा। कोई भी चालक है अगर उसमें आवेश को एक सिरे से, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किससे सूचित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को जो है W से सूचित किया जाता है। W बराबर क्या होता है, I² RT। W बराबर क्या होता है, I² RT। ठीक है, W बराबर I² RT याद रखिएगा। या फिर W बराबर होता है V²/R × T, इसको भी याद रखिएगा। kWh विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखिएगा। kWh क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, kWh होता है। kWh विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला है विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति, तो इसका जो है इजी परिभाषा है
कि विद्युत ऊर्जा क्षय की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति। जो विद्युत ऊर्जा है उसके क्षय की दर को जो है विद्युत शक्ति बोला जाता है। पी बराबर क्या होता है, पी इसको जो है विद्युत शक्ति को किससे सूचित करता है, तो पी से सूचित करता है। पी बराबर होता है W/T, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, W/T, या फिर पी बराबर I² R भी होता है। पी बराबर क्या होता है, I²R, या फिर पी बराबर V²/R होता है। पी बराबर क्या होता है, V²/R। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट होता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। या फिर पूछ देगा वाट किसका ऐसा मात्रक है, ऑप्शन में आपको दे देगा 4 को, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत आवेश, विद्युत धारा। तो क्या होगा, विद्युत शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट। 1 kWh को क्या बोला जाता है, 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट हावर। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट, इसको जो है परिभाषित करना है। तो 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट विद्युत वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होता है। बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होता है, ठीक है। 2 नंबर में आता है। अगला प्रश्न है, उन 2 कारकों को लिखिए जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। बोल रहा है उन 2 कारकों को लिखिए जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। किस पर, उत्क्रमण ताप और दूसरा क्या है, उदासीन ताप, ठीक है। ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है उत्क्रमण ताप और दूसरा क्या है, उदासीन ताप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है प्रश्न VVI है, इससे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। इससे जो है अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में इसका परिभाषा लिखना रहता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में जो है इससे टोटल 10 से 12 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 10 से 12 ऑब्जेक्टिव टोटल बनते हैं। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो वैसा प्रतिरोध जिसका मान प्रतिरोध पर अंकित वर्ण के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसे जो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता है। वैसा प्रतिरोध जिसका मान प्रतिरोध पर अंकित वर्ण के आधार पर ज्ञात किया जाता है उसे कार्बन प्रतिरोध का क्या कहा जाता है, कलर कोड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है टोटल जो है 2 4 1 5 2 4 1 5 यानी टोटल जो है यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव इससे आता है। कुछ देगा ब्लैक का कलर कोड 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। ये जो है टोटल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट देख लीजिएगा। अगला है विभवमापी या फिर पोटेंशियोमीटर। वैसी युक्ति जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल की शुद्धता का जांच करती है उसे जो है विभवमापी कहते हैं। वैसी युक्ति जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल की शुद्धता का जांच करती है उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर या फिर विभवमापी। अब पूछ देगा विभवमापी के उपयोगों को लिखिए, ठीक है। तो विभवमापी के विभिन्न उपयोग इस प्रकार है, ठीक है। विभवमापी जो है इसका उपयोग किया जाता है 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में, ठीक है। 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में विभवमापी का उपयोग किया जाता है। अज्ञात धारा के मान को ज्ञात करने में, अज्ञात धारा को मान को जो है ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, कोई भी सेल है उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किसी भी सेल, कोई भी सेल है उसका जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में जो है विभवमापी का उपयोग किया जाता है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या कितना है, 20। हम लोग जो है फटाफट 20 प्रश्न कर लिए। देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझावे। समांतर क्रम के संयोजन को जो है प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझावे, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले कुछ डिफिनेशन इसका बना देते हैं। जब सभी प्रतिरोधों के सापेक्ष एक समान विभवांतर होता है तो प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। बोल रहा है कि जब सभी प्रतिरोधों के सापेक्ष एक समान विभवांतर होता है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब जो है देखते हैं समांतर क्रम संयोजन से, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। उसके बाद ओम के नियम से, ओम के नियम हम लोग थोड़ा ही देर पहले पढ़े। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1, ठीक है। I2 बराबर इसी तरह I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2, I3 बराबर हो जाएगा V/R3। समतुल्य परिपथ से, समतुल्य परिपथ से क्या होता है, I बराबर क्या होता है R/V,
सॉरी V/R होता है। I बराबर क्या होता है V/R, I बराबर होता है V/R समतुल्य परिपथ से। ठीक है, तो अब समीकरण एक से जो समीकरण एक है उसको जो समतुल्य परिपथ से अगर दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा V/R बराबर क्या हो जाएगा V/R1। ठीक है, इधर से लिखते हैं V/R बराबर क्या हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है इसको जो है अगर v को जो है नियत कर दिया जाए, ठीक है, v की जगह पर अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा V/RP था। ठीक है, V/RP था तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1/RP हो जाएगा। V/R1 था तो क्या हो जाएगा 1/R1 हो जाएगा। V/R2 था तो 1/R2 हो जाएगा। V/R3 था तो 1/R3 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 1/RP, ठीक है, 1/RP बराबर किस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ठीक है, यही तो हम लोग को ज्ञात करना था ना। चलिए हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 21। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 21 नंबर प्रश्न है वैद्युत सेल या फिर सेल। ठीक है, वैद्युत सेल या फिर सेल किसे कहते हैं। तो वैसी युक्ति जो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है उसे जो है सेल कहते हैं। वैसी युक्ति जो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, ठीक है, उसको जो है क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है। सेल ऊर्जा का स्रोत होता है। सेल जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। सेल कितना प्रकार का होता है। सेल जो है निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होता है शुष्क सेल, डेंड्रियल सेल, घर्टेल्स इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जैसे शुष्क सेल हो गया, डेंड्रियल सेल हो गया, मतलब वैसा सेल जिसको जो है एक बार प्रयोग कर लेने पर जो है दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और द्वितीय सेल किसे कहते हैं कि वैसा सेल जिसका एक बार प्रयोग करने पर पुनः उसको जो है चार्ज करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे मोबाइल हो गया। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल को जो है एक बार अगर चार्ज कर देंगे फिर चार्ज खत्म होगा, फिर उसको चार्ज करके चला सकते हैं कि नहीं। प्रश्न संख्या 22 है और ये जो है प्रश्न VBI है। उधर ओम का एक नियम था, ये जो है इधर VBI है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, किरचॉफ का नियम। ठीक है, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखे। ठीक है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। ठीक है, और दोनों नियमों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम क्या कहता है। तो देखिए सन 1834 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने कलिष्ट वैद्युत परिपथ में अवयवों के सापेक्ष विभवांतर तथा धारा को प्राप्त करने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे जो है किरचॉफ का नियम कहा जाता है। आया कुछ समझ में कि सन 1834 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने कलिष्ट वैद्युत परिपथ में अवयवों के सापेक्ष विभवांतर तथा धारा को प्राप्त करने के लिए, अच्छा आपको ओम का नियम याद है, ओम के नियम में भी क्या था, विभवांतर और विद्युत धारा को जो है विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया था। ठीक है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम साहब जो थे, जॉर्ज साइमन ओम, वह जो है विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किए थे, जिसको ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, और जो है किरचॉफ का नियम में भी आपको यही याद रखना है कि सन 1834 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने कलिष्ट वैद्युत परिपथ में अवयवों के सापेक्ष विभवांतर तथा धारा को प्राप्त करने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे जो है किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया, 2 नियमों का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम लोग इनका प्रथम नियम देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसको संधि नियम ही बोला जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम बोलिए, या फिर किरचॉफ का संधि नियम, या फिर इसको ही किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ का धारा नियम। तो आप जो है इसको याद रखिएगा, संधि नियम या फिर धारा नियम या फिर प्रथम नियम किरचॉफ का। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। यानी I1 प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I3 बराबर क्या हो जाएगा I4 प्लस I5, I4 प्लस I5। ठीक है, तो कैसे हुआ, तो देखिए I1 I2 और फिर I3, ये जो है आने वाली धाराओं का योग है। यहाँ पे लिखा हुआ है आने वाली धाराओं का योग। ठीक है, कौन कौन था, I1 I2 I3, I1 I2 I3 देखिए तीनों आ रहा है। उसके बाद देखिए I4 और I5, I4 और जो है I5 है, ये जो है जाने वाली धाराओं का, इधर से धारा आ रहा है और इधर से धारा जो है जा रहा है, तो ये दोनों जो है क्या है, जाने वाली धाराओं का योग है।
तो यहाँ पे जाने वाली धाराओं का योग लिखा हुआ है। इसको जो है बेसिक सा है, जो इधर प्लस में इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो उस साइड में था अगर इसको इस साइड में लाए तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट एक है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इसको आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम का पालन करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलिए या फिर लूप नियम या फिर इसको ही वोल्टेज नियम बोला जाता है, जिसमें उसमें था किरचॉफ का प्रथम नियम बोलिए या फिर धारा नियम बोलिए या फिर संधि नियम बोलिए, वैसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलिए या फिर लूप नियम या फिर वोल्टेज नियम। तो देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग सभी अवयवों के सापेक्ष विभवांतर के योग के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार बोल रहा है किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग जो है सभी अवयवों के सापेक्ष विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसमें भी आपको याद रखना है एक पॉइंट विशेषकर ऑब्जेक्टिव के लिए कि किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम किसके नियम का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रथम नियम किसका था, आवेश संरक्षण सिद्धांत का था ना, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब जो है इसमें प्रश्न नंबर 23 है, ये जो है ये भी VVI प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर व्हीट स्टोन सेतु बोल सकते हैं इसको, इसकी उपयोगिता जो है विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले जो है हम लोग चित्र का बात कर लेते हैं, ठीक है। चित्र से देखिए यहाँ पे 4 प्रतिरोध को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। टोटल कितना प्रतिरोध है, 4 टोटल प्रतिरोध है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे ई जो है विद्युत वाहक बल से जोड़कर और K1 जो है यहाँ पे एक कुंजी जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए रचना देखते हैं, रचना में आपका आ जाएगा चित्र का जो है जितना भी है सब। इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को जोड़कर इसमें 4 प्रतिरोधों बोल रहा है कि 4 प्रतिरोधों कौन कौन है, P, Q, R और S, ठीक है, जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। इन जब चारों को जोड़ते हैं तो देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि A व C के बीच, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, ठीक है। तो A और C के बीच जो है A एवं C के बीच E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, E को जो है कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पे B है आपका, ठीक है, यहाँ पे B है, B और तथा D के बीच एक धारामापी G को जो है कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। एक बार फिर से बोल दे क्या, देखिए इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, एवं B तथा D के बीच जो है एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। सिद्धांत का बात करें तो देखिए सिद्धांत में देखिए, सिद्धांत इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन की अवस्था में जो है माना जाता है। अब बात करते हैं बंद पास ABDA के लिए, ठीक है, बंद पास ABDA के लिए आपको पास देखा दे क्या, बंद पास ABDA के लिए, ठीक है, ABDA बोल रहा है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, फिर A है, आया कुछ समझ में। ABDA के लिए यानी इसमें जो है इसका कोई काम नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ABDA के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो I1P है, I1P किसके बराबर है, I2R के बराबर है। I1P यहाँ पे I1P किसके बराबर हो जाएगा, I2R के। और देखिए बंद पास BCDB के लिए, ठीक है, इसका बात अब कर रहे हैं। अब इधर का छोड़ दीजिए, ठीक है, इधर का छोड़ दीजिए, इसका बात कर रहे हैं। तो बंद पास BCD के लिए, BCDB के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार आएगा BCDB के लिए, ठीक है। तो देखिए I1Q, ठीक है, I1Q किसके बराबर हो जाएगा, I2S के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, I1Q बराबर क्या हो जाएगा, I2S। आ गया समझ में ना, सेम टू सेम वही यहाँ पर लिखा गया है। बंद पास ABDA के लिए I1P बराबर हो जाएगा I2R के, और बंद पास BCDB के लिए I1Q बराबर किसका हो जाएगा, I2S के। फर्स्ट वाला को समीकरण 1 मानते हैं, सेकेंड को समीकरण 2 मानते हैं, 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से। तो I1P, ठीक है, I1P जो है
बटा हो जाएगा I1Q, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा I2R बराबर किसके हो जाएगा I2S के। I1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, I2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P/Q बराबर किसके हो जाएगा R/S के। P/Q किसके बराबर हो जाएगा R/S के। अब जो है लास्ट प्रश्न होना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रश्न नंबर 24 है, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजन प्राप्त करें। हो रहा है कि विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए व्यंजन प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर में समझ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले फिगर में देखिए, ये जो है ए से लेकर बी तक, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, ये जो है विभवमापी का तार है, ठीक है, और यहाँ पे सी जो है आपका संचायक सेल है, और RH क्या है धारा नियंत्रक, K1 जो है कुंजी है, E1 और E2 यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, J जो है आपका चौकी है, और G यहाँ पे क्या है धारा मापी है। चित्र में इसको आप लिख दीजिएगा कि चित्र में जो है AB विभवमापी के तार है, C संचायक सेल, RH धारा नियंत्रक है, E1 E2 विद्युत वाहक बल है, G धारा मापी है, और J जो है चौकी है, इसको आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं सिद्धांत एवं सूत्र, ठीक है, सिद्धांत एवं डायरेक्ट सूत्र पर। तो माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E2 है। यदि पहले सेल के लिए ए से संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो तो विभवमापी के सिद्धांत से, ठीक है, पूरा कि यदि पहले सेल के लिए ए से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है L1 हो तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा KL1, E1 बराबर क्या हो जाएगा KL1। इसको जो है इक्वेशन 1 मान लीजिए, E1 बराबर क्या हो जाएगा KL1। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए ए से संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो L2 हो तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा KL2, E2 बराबर क्या हो जाएगा KL2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर जो समीकरण 1 था यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसमें जो है समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 2 है, रुकिए, समीकरण 1 जो है समीकरण 1 में जो है 2 का भाग देने पर, तो देखिए E1/E2 बराबर किसके हो जाएगा KL1/KL2 के। E1/E2 किसके बराबर हो जाएगा KL1/KL2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से दोनों के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा E1/E2 किसके बराबर हो जाएगा L1/L2 के। एक और प्रश्न है, ये लास्ट ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, ये जो है लास्ट ही प्रश्न है। ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध क्या है, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। बोल रहा है कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं और अनोमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। आसान है परिभाषा, एग्जाम्पल में हो जाएगा तांबा टंगस्टन पारा, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा तांबा टंगस्टन पारा। और दूसरा क्या है अनोमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करता है उसके प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो वैसे ही इसको भी बना देंगे, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसके प्रतिरोध को जो है अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा अर्धचालक थर्मिस्टर, जो अर्धचालक और थर्मिस्टर है जो है अनोमीय प्रतिरोध है, जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।